नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 है। और जो इनिशियल लेक्चर्स हुआ है उसमें हम लोगों ने अभी तक जो सेगमेंट कवर किया, बेसिकली अभी हम लोग फिलॉसफिकल चीज़ को ही कवर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि फिलॉसफिकल चीज़ को इसलिए कवर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने बीपीएससी में क्या है, जो सेक्शन बी है और जो सेक्शन सी है, ये दोनों फिलॉसफिकल चीज़ से डील करता है। तो अभी तक कुछ तो टॉपिक हमने सेक्शन सी का कवर कर लिया, जो बिहार की लोकोक्तियां हैं उसको कवर किया। अभी और उस पर हम लेकर आ रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर कुछ आप लोगों का मन में आ रहा होगा कि सर सेक्शन बी के बारे में भी कुछ बताइए। तो आज जो है ना, सेक्शन बी को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और जो अगला लेक्चर 5 आएगा वो फिर सेक्शन सी पर चला जाएगा। तो देखो, सेक्शन बी में आज थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। पहले आज हम लोग इस टॉपिक को लेंगे, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अ सोसाइटी दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेजेस एबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। प्राइमा फेसी इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में, जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकार को, प्रिविलेज को महत्व देता है, वह दोनों से हाथ धो बैठता है। प्राइमा फेसी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे जहन में क्या आ रहा है कि भाई, अगर तुम प्रिविलेज को ज्यादा तवज्जो दोगे तो स्थिति यह बनेगी कि आपके पास प्रिविलेज भी चला जाएगा और आपने प्रिंसिपल्स तो आपने ऑलरेडी खो दिया है। यू विल लूज बोथ। पर अपने को लिखना कितने वर्ड में है? 700 से 800 वर्ड में लिखना है। हम लोगों का एक सेट प्रिंसिपल रहा है, अपना जो फॉर्मूला है। अपना फॉर्मूला क्या है? W⁵। कुछ हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। अभियंता लोग तुम लोग को रामबाण दे दिए हैं। इस पूरे दरमियान हमारा कोशिश ये रहेगा कि इस W⁵ वाले फॉर्मूला को इतना बार आपके दिमाग में बैठा दे, इतना डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक लेकर आपको समझा दें कि आपके जहन में बैठा देंगे कि a+b² इज a² + b² + 2ab। मतलब ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, दुनिया का आप कोई टॉपिक दे दो। देखो, ये फॉर्मूला इसलिए हम आपको दे रहे हैं ना कि अमूमन हम लोग अपने बारे में नहीं बताते हैं, पर हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में मेरे आर्टिकल खूब छपते हैं, जो नेशनल एडिशन होता है। हिंदुस्तान टाइम्स में खूब छपते हैं। ये सब जगह है जहां पे छपता है, तो वहां पर तो वो भी अपने हिसाब से उसका एडिटोरियल बोर्ड आपको टॉपिक दे देगा, किस टॉपिक पर ये बताओ कैसे तुम लिखोगे। तो वहां पर यही फॉर्मूला चलाते हैं, W⁵। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, कोई भी एग्जाम में चलेगा, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना जरूर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़े कुछ नहीं समझ में आया, पहले इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। आप इसकी इजाजत देंगे ना कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हो? अमूर्त टॉपिक है। अमूर्त टॉपिक है, इसका मतलब कि क्या है, हम लोगों को परिकल्पना करना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। यहां पर हम मैकेनिकल नहीं हो सकते हैं, हमारा डॉट वाला फॉर्डर वाला पॉइंट नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे सोचना पड़ेगा, वी हैव अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, विल यूज दिस। पर इस टॉपिक को लेने के पीछे मेरा कारण क्या है? अगर आपको ध्यान हो तो शुरू वाले लेक्चर में हमने आपको क्या बोला कि एक स्टूडेंट जो है, एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है कि सर मैं इस टॉपिक से सहमत नहीं हूं। वो क्या कह रहा है कि सोसाइटी दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेज एबव इट्स प्रिंसिपल लूजेस बोथ। एक लड़का ये तो कहेगा कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, नो, मैं सहमत नहीं हूं इस टॉपिक से। एक लड़का कहेगा कि नहीं सर, एक ऐसा मामला है कि जो समाज अपने विशेषाधिकारों को महत्व देगा, वह दोनों से हाथ धो बैठेगा। एक स्कूल ऑफ चिंतन हाँ भी कह सकता है, एक स्कूल ऑफ चिंतन ना भी कह सकता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इस तरह का टॉपिक रहेगा, आपको क्या करना है, हम लोगों को नंबर लेना है। जब हम लोग को नंबर लेना है तो जिस भी टॉपिक में अगर आप पक्ष का भी स्टैंड ले सकते हो और विपक्ष का भी स्टैंड ले सकते हो, हम आपके लिए रिपीट कर दे रहे हैं। उस केस में हमने क्या, हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था कि 70% टॉपिक के पक्ष में लिखना, 30% टॉपिक के विपक्ष में लिखना, है ना। यहां पर आप डिसएग्री कर सकते हो उस टॉपिक से कि नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने प्रिविलेज को, आप हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को तवज्जो नहीं देंगे प्रिविलेज के ऊपर। हम ऐसा कह तो सकते हैं ना कि ये हमेशा ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पर 70% पक्ष में लिखना, 30% विपक्ष में लिखना। एक लड़का ऐसा भी हो सकता है मेरे बंधु कि वो कहेगा कि नहीं, हम 70%
हम 70% इसके विपक्ष में लिखेंगे और 30% इसके पक्ष में लिखेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक मेरा सबमिशन यह है कि इस केस में बैकफायर करने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, आपका बैकफायर कर सकता है। अगर कॉपी चेकर इवेल्युएटर अच्छा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर बैकफायर करने का चांस होता है अगर बहुत आप कैरिड अवे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप अपना व्यू पॉइंट एग्जामिनर पर नहीं थोपने वाले हैं। हमारा बस एक टारगेट है कि इससे नंबर स्नैच कर लेना है, नंबर खींच के इसको यूरेका करा देना है। बस इसको ये जहन में डाल देना है कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। राजेंद्र बाबू के बाद कॉपी यही मिला है जिसमें हमको मन कर रहा है कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर लिख दे। बस उसके जहन में यह आ जाना चाहिए कि यार हम रहते तो इतना अच्छा आर्टिकल नहीं लिख पाते, हम इतना अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते। तो मेरा आपसे बस एक गुजारिश रहेगा, एक सलाह रहेगा, बाकी आप माने या ना माने, कि बहुत भी ज़्यादा फॉर्डर होगा तो 60% पक्ष में लिखिएगा, 40% से ज़्यादा इस टॉपिक के विपक्ष में, या किसी भी टॉपिक पर जहाँ भी डायमेंशन खुलेगा एग्री और डिसएग्री करने का, तो टॉपिक से डिसएग्री 40% से ज़्यादा कंटेंट मत कर दीजिएगा। ये मेरा सलाह है, बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू एक्सेप्ट माई सजेशन और थ्रो दिस सजेशन इनटू द डस्टबिन। बट आई एम अगेन रीइटरेटिंग दिस कि जो मैं बोल रहा हूँ एक जनरल ट्रेंड है। विद्वानों का, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं, जो प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, उनका ये मत है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। हम इस एसे में क्या करने वाले हैं कि हम 70% इस टॉपिक के पक्ष में लिखेंगे कि हाँ, ऐसा समाज जो अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकार और प्रिविलेज को महत्व देगा, वह दोनों से हाथ धो बैठेगा। और 30% में लिखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रिंसिपल्स को ऊपर रखें और विशेषाधिकार को बैकसीट पर दे दें। ठीक है, तो मोटा मोटी अपनी रूपरेखा तय हो गई। हम लोग का क्या सिद्धांत था? हम लोग कहते थे कि हम लोग इस चीज पर एग्री कर चुके हैं हम लोग सब कोई, कि हम लोग पहले सर इंट्रो रहेगा, उसके बाद हम लोग का बॉडी रहेगा और उसके बाद हम लोग का कंक्लूजन रहेगा। तो हम लोग इंट्रो में क्या सोचते थे? इंट्रो में अपना ये तय हुआ था कि हम लोग अपना कोटेशन का इस्तेमाल करते थे, है ना, पर यहाँ पे तो कोटेशन कुछ फिट ही नहीं कर रहा है। तो दूसरा हम लोग क्या करते थे? एनेक्डोट पर चले जाते थे, है ना, कोई फेमस एनेक्डोट पर ले गए या कोई स्टोरी पर चले गए और वहां से हम लोग कैरी कर लेते थे। पर ये वाला तो तब होता था ना जब हमको समझ में आता था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ भोज घरी कोहड़ा, तो वहां पर हम सोच पाते थे। भाई इस टॉपिक पर तो सोचने पे लग रहा है कि हम तो 100 वर्ड तो लिख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब हम लोग सीधे कहाँ पे चले जाते थे? याद है? बॉडी पर चले जाते थे। मतलब बॉडी पर हम लोग क्या करते थे? फॉर्डर को कलेक्ट करना स्टार्ट करते थे। एक बार हम इस टॉपिक को डिसेक्ट कर दिए, उसके बाद तो इंट्रो हम अपने मन से गढ़ ही लेंगे। क्यों? एनेक्डोट वाला में अपने पास 2 सिस्टम बन के रखा था। अगर कोई स्टोरी याद आ गया रामायण का, कोई स्टोरी महाभारत का, कोई वेद का, कोई पुराण का, कोई बाइबल का, कोई कुरान का, तो वहां से उठा लेंगे। या कुछ नहीं होगा तो फ्रेम कर लेंगे, है ना। ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, पिछली बार में हम लोग फ्रेम कर चुके थे। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले टॉपिक को हम लोग डिसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक को डिसेक्ट करने का अपने पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपना तो अपन तो चैंपियन हो चुके हैं ना, इसमें तो अब डिसेक्ट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो डिसेक्ट करो। डिसेक्ट में क्या अपना फॉर्मूला है? W⁵। हमको 5 बार W लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक आध W में तो अपना काम ही हो जाता है। चलो पहला W क्या हमारे? व्हाट। यही तो है अपना पहला W, व्हाट। यहां पर कीवर्ड क्या है? आप मुझे इसकी इजाजत दोगे कि आप इसमें से कीवर्ड तो इतना कॉमन सेंस लगाओगे। एक तो हमको सोचना होगा कि सोसाइटी मतलब क्या। दूसरा कीवर्ड क्या है? प्रिविलेज, विशेषाधिकार की बात कर रहा है। तीसरा कीवर्ड क्या है? प्रिंसिपल्स, यही तो कीवर्ड है। अब कोई नमूना ये मत बोला कि एबव कीवर्ड है, इट्स कीवर्ड है, सल्फास खिला देंगे जबरदस्ती, है ना। यही 3 कीवर्ड है ना। कॉमन सेंस कहता है मेंस का अगर कॉपी लिख रहे हो तो यही तो कीवर्ड है। अब ये थोड़ी कीवर्ड है। समाज एक कीवर्ड है, प्रिविलेज एक कीवर्ड है और प्रिंसिपल्स एक कीवर्ड है, जो कि एक कॉमन सेंस ये कहता है। हमने क्या किया? W⁵ का पहला अस्त्र चला दिया, व्हाट इज दिस सोसाइटी। सोसाइटी मतलब क्या? जैसे हम कीवर्ड पे चलाए तो सोसाइटी मतलब क्या हो सकता है? सोसाइटी मतलब इंडिविजुअल होता है क्या? इंडिविजुअल ही तो सोसाइटी को बनाता है। सोसाइटी मतलब इंडिविजुअल। सोसाइटी इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स। इफ वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी, व्हाट दैट सोसाइटी विल मेक? दैट सोसाइटी विल मेक अ स्टेट। यही तो बनता है, स्टेट बन जाता है। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द स्टेट? नेशन। इसका मतलब कि अगर सोसाइटी हुआ, इसका मतलब कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, एक नेशन भी हो सकता है। व्हाट ने हमको 3 चीज दे दिया। और भी चीज हो सकता है, पर हम मोटा मोटी एकदम लेमैन भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फॉर्मूला को इस्तेमाल किए।
अपना फॉर्मूला इस्तेमाल किए तो एक चीज ये दे दिया। अब यही फॉर्मूला को हम लोग दूसरा जगह इस्तेमाल करो। इस फॉर्मूला को दूसरा जगह कहां इस्तेमाल कर रहे हो? अपने कीवर्ड में इस्तेमाल करो। कौन सा तुम्हारा कीवर्ड है? अपना कीवर्ड है, एक जो कीवर्ड है वो है अपना प्रिविलेज, है ना। एक जो अपना कीवर्ड है वो है प्रिविलेज, विशेषाधिकार, है ना। तो हम अब इस पर वाट लगा दिए। पहला इस्तेमाल, प्रिविलेज क्या हो सकता है? आप कभी सोचिए, व्हाट कैन बी द प्रिविलेज? प्रिविलेज क्या हो सकता है? मेरे पास कार है, क्या हम ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं क्या? एक ऐसा पड़ोसी जिसके पास बाइक है और कार नहीं है, उसके तुलना में हम ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। मेरे पास कार है, मेरे पास आईफोन है, तो क्या हम ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं क्या? बिल्कुल ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। यही तो प्रिविलेज है। इसका मतलब कि प्रिविलेज और किस चीज का हो सकता है? ये प्रिविलेज किस चीज की हम बात कर रहे हैं? मटेरियल की बात कर रहे हैं। मटेरियल के टर्म में प्रिविलेज का यही मतलब हुआ, व्हाट इज प्रिविलेज। पर क्या केवल मेटेरियलिस्टिक प्रिविलेज होगा? बिल्कुल भी नहीं। हम स्टेटस का प्रिविलेज होता है कि नहीं? अगर समाज में मेरा स्टेटस क्या है, एक आईएएस का स्टेटस और एक चपरासी का स्टेटस, देखो तो काम दोनों बराबर है, आइडियलिस्टिक स्टैंड मत ले लेना, है ना। क्या दोनों का स्टेटस एक है? दोनों के स्टेटस में अंतर है। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि आईएएस एक मोर प्रिविलेज ग्रुप है? बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब प्रिविलेज किस चीज में हो सकता है? व्हाट कैन बी द प्रिविलेज? प्रिविलेज कैन बी इन द मेटेरियलिस्टिक टर्म, प्रिविलेज कैन बी इन द स्टेटस टर्म। पर ये बताओ, क्या प्रिविलेज अदानी है और हम और आप हैं? क्या हमारा स्टेटस और अदानी का स्टेटस सेम है? बीसीडब्ल्यू का स्टेटस और अदानी का स्टेटस एक है? नहीं, स्टेटस अलग है। क्यों अंतर है? क्योंकि अदानी के पास अकूत संपत्ति है, अदानी के पास दुनिया भर का वेल्थ है। तो कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कहते हैं कि अदानी इज प्रिविलेज्ड। अदानी प्रिविलेज्ड है, उसके पास वेल्थ के रूप में हो सकता है, स्टेटस के रूप में हो सकता है। अच्छा ये बताओ, एक एमएलए है और एक हम हैं, ये दोनों में ज्यादा प्रिविलेज्ड कौन है? एमएलए ज्यादा प्रिविलेज्ड है। इसलिए एमएलए ज्यादा प्रिविलेज्ड है क्योंकि इसके पास पावर है। नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिसेक्टेड दिस फॉर्मूला हैज गिवन मी द डिसेक्शन, दिस फॉर्मूला इज गिविंग मी द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन द टर्म्स ऑफ व्हाट I have dissected that privilege can be in the terms of the materialistic term, privilege can be in the status term, privilege can be in the power term, privilege can be in the wealth terms. पॉइंट मिल गया अपना। बस अब हम सोच पा रहे हैं कि नहीं? ठीक ठीक ठीक, हमने कुछ नहीं लगाया, हम तो क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने कीवर्ड को पकड़ा, अपना जो रेडीमेड फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल कर दिया। अब देखो यहां पर, अब मुझे आप अब इजाजत दो कि अब हम क्या करते हैं। हमारा अब आपसे कहना है कि एक अब हमको आप इजाजत दो कि हम और इसमें कुछ डिसेक्ट कर पाए। हम डिसेक्ट ये करना चाहते हैं, छोड़ो, यहां पर हम डिसेक्ट करना चाहते हैं कि व्हाट फॉर्मूला को, एक और मेरा कीवर्ड क्या था? प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल एक कीवर्ड था। जैसे प्रिंसिपल कीवर्ड है, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल मतलब क्या है ना। हमको समझ ही में नहीं आ रहा है ना कि प्रिंसिपल क्या है। जैसे हमने प्रिंसिपल पर पहला फॉर्मूला अपना लगा दिया, पहला फॉर्मूला क्या है? व्हाट वाला फॉर्मूला है ना, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर हमने जैसे व्हाट लगाया तो उदाहरण सोचो। ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल है क्या? बिल्कुल ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल है। लॉयल्टी एक प्रिंसिपल है क्या? बिल्कुल एक लॉयल्टी एक प्रिंसिपल है। हम हैं और मेरी गर्लफ्रेंड है, हम हैं या मेरी बीवी है, हमारे और गर्लफ्रेंड के बीच में इस संबंध किस चीज पर टिका हुआ है? एक लड़का और एक लड़की के बीच का जो प्रेम का जो संबंध है, रोज लड़ाई होगा, है ना। पर ये जो संबंध मात्र एक चीज पर टिका हुआ है, वो है लॉयल्टी, कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति कितने ईमानदार हैं, अपनी बीवी के प्रति कितने ईमानदार हैं, अपने समाज के प्रति कितने ईमानदार हैं। लॉयल्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट दिस डेज। अगर लॉयल आदमी मिल गया तो आपका जीवन सफल हो गया। इसका मतलब कि प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? ऑनेस्टी एक उदाहरण है। क्या इंटीग्रिटी एक प्रिंसिपल का उदाहरण है क्या? बिल्कुल इंटीग्रिटी एक प्रिंसिपल का उदाहरण है। ट्रूथफुलनेस एक प्रिंसिपल का उदाहरण है क्या? जैसे हमने इस क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला लगाया तो हमको ये चीज मिल गया कि ये सब प्रिंसिपल्स के पार्ट हैं। मतलब मोटा मोटी हमको समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल क्या हो सकता है। तो फिर मेरे जहन में अगला प्रश्न ये आना चाहिए कि जैसे प्रिंसिपल पे मैंने व्हाट लगाया, तो मेरे जहन में एक और आना चाहिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जो प्रिंसिपल्ड आदमी है। देखो, जैसे प्रिंसिपल आदमी का नाम आएगा तो वहां पर आप एक नाम को हमेशा इस्तेमाल करना
और उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। अब आपके जहन में आएगा कि नेहरू को इस्तेमाल करेंगे क्या, प्रिंसिपल्ड व्यक्ति थे क्या? देखो, अभी नेहरू और सावरकर सेफ नहीं है। मेरा सलाह आपको यह रहेगा कि नेहरू और सावरकर को इस्तेमाल मत करो कहीं भी। यह मेरा निजी तौर पे मानना है, आप असहमत बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों अनसेफ है। अगर जेएनयू का इवेल्युएटर मिल गया तब क्या करोगे? आप सावरकर को कोट किए हुए हो, आपका थोड़ा सा लीनिंग बता दिया, अरे मेरा लीनिंग क्या है, हमको तो बस नंबर लेना है ना, आपका वो लीनिंग बता दिया। अगर आपने नेहरू को कोट किया और भाई जो कॉपी चेक करने वाला है वो तो समाज का ही तो पार्ट है, राइट विंग का है, और आपने नेहरू को कोट किया कि मोस्ट प्रिंसिपल्ड आदमी है, सावरकर को कोट कर दिया और जेएनयू का आदमी है, बैकफायर कर सकता है। हमको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जिससे बैकफायर कर जाए। हमारा काम क्या है ना कि देखो, कोई भी राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, अगर इस देश में रहना है, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, गांधी के सामने माथा टेकना पड़ेगा। देखो, आप गांधी जी से असहमत हो सकते हैं, पर मेरा आपसे सलाह है कि गांधी जी को जब भी इंटरव्यू बोर्ड में जाना या कहीं भी जाना तो गांधी जी का जयकारा लगाना जरूरी है। आपका कुछ भी ओपिनियन है, अगर इस एग्जाम को पास करना है तो गांधी को सलाम करना पड़ेगा। इस एग्जाम को पास करना है तो आप कितने भी रिजर्वेशन के विरोधी हो, अंबेडकर को आपको तारीफ करना पड़ेगा। कोई भी प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि अंबेडकर को गाली देके जा सकता है, डिस्प्यूट में क्रिएट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं जो गांधी के माथे पर जाकर श्रद्धांजलि नहीं देगा, उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि नहीं देगा, यह देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि दो नाम आपके लिए सेफ है कोटेशंस में भी, एक गांधी, दूसरा अंबेडकर, और तीसरा फिर जो है बड़ा बड़ा आदमी का नाम लेना स्टार्ट कर दो। इंडिया में इनका इस्तेमाल कर लो, मार्टिन लूथर किंग का इस्तेमाल कर लो, एरिस्टोटल को इस्तेमाल कर लो, मार्क ट्वेन को इस्तेमाल कर लो, शेक्सपियर को इस्तेमाल कर लो, दिनकर को इस्तेमाल कर लो, ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। पर नेताओं में यही दो को इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर बहुत मन करे तो पटेल को इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। पटेल को इस्तेमाल कर लीजिएगा, अंबेडकर को इस्तेमाल कर लीजिएगा, यही सब नाम को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए, राजेंद्र बाबू को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सेफ नाम है ना। बिहार के केस में राजेंद्र बाबू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, प्रिंसिपल का मतलब व्हाट लगाए तो ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि मोटा मोटी हमको प्रिंसिपल क्लियर हो गया, पर अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन में हमको क्लैरिटी नहीं आया है। अब क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो अपना नेक्स्ट टूल पे चले गए, डब्ल्यू स्क्वायर पर। जब डब्ल्यू स्क्वायर टूल पर गए तो हमारा क्या सेकेंड वाला टूल है, वाई, है ना। वाई अपना सेकंड वाला टूल है। लेट अस डील विद दिस वाई। वाई क्या है भाई? अब देखो वाई क्या है। अब जब हम क्वेश्चन वाई लगाए तो मेरा कीवर्ड क्या है? वाई पीपल शुड हैव द प्रिविलेजेस, वाई पीपल डाई टू हैव अ प्रिविलेज। क्यों लोग प्रिविलेज के लिए क्यों मरता है? आप आईफोन के लिए अपने घर पर क्यों लड़ाई करते हो कि आईफोन दे दो? क्यों मरते हो कि हमको बुलेट दे दो? क्यों मरते हो कि हमको थार दिला दो? बिकॉज इट गिव्स यू हैप्पीनेस, है ना। आपको हैप्पीनेस प्रदान करता है ना, कि नहीं करता है? It gives you happiness. One sec. It gives you the happiness. आपको हैप्पीनेस प्रदान करता है कि नहीं करता है? खूब हैप्पीनेस प्रदान करता है। आईफोन आ गया, हैप्पीनेस प्रदान किया। बट सॉरी, लेट मी, कैन यू गिव मी दिस फ्रीडम टू राइट कि इट गिव्स मी अ टेम्पररी हैप्पीनेस। कितना दिन आईफोन आ गया, कितना दिन आपको खुशी मिलेगा? इट गिव्स मी अ टेम्पररी हैप्पीनेस, है ना। टेम्पररी हैप्पीनेस दे रहा है। आप ये बताओ, यहां पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे प्रिविलेज के बारे में, तो आप ये बताइए कि जो प्रिविलेज है ये जो रिलेटिव टर्म है कि एब्सोल्यूट टर्म है? एकदम रिलेटिव टर्म है ना। अगर मेरे पास कार है तो हम प्रिविलेज्ड हैं, अगर किसी के पास हेलीकॉप्टर है तो वो हमसे ज्यादा प्रिविलेज्ड है। हमारे पास कार है तो हम जो रोड पर, जो सड़क पर सो रहा है उससे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। हमारे पास 1 BHK का फ्लैट है, हम ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं उस व्यक्ति से जो दिल्ली की सड़क पर कड़ाके की ठंड में सो रहा है। हम कम प्रिविलेज्ड हैं उस व्यक्ति से जो साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में आलीशान बंगले में रह रहा है। तो एक चीज यहां से स्पष्ट हो गया कि प्रिविलेज जो है एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। अब देखो क्यों, चाहे जैसे हमने वाई क्वेश्चन पे डाला प्रिविलेज पर तो ये बताया कि हैप्पीनेस देता है। वी आर सिंपली कलेक्टिंग द फॉर्डर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस सबको हम लोग पिरो देंगे, पिरोने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको आपके पोर्टल पे हम पिरो पिरो कर दे ही रहे कि जो जो हम लिख रहे हैं बस तुम देखते चलो, है ना। एक बार ये कोशिश करना कि इस केस में इस पर हम आपको मॉडल उत्तर नहीं देंगे इसमें, है ना। अभी तक क्या कर रहे थे आपको कि हम जो जो बोल रहे थे उसका मॉडल आंसर आपको एकदम एग्जैक्टली उसी को टाइप करा के दे रहे थे कि देखो कैसे उसको लिख दे रहे हैं। आज इसका आप अपने आंसर लिखना, ठीक है।
इसका आप अपने आंसर लिखना और इसको हम लोग इवेल्युएशन पे ले लेंगे, है ना। तो अब एक आप भी दो, तो हम दो या तीन आपको दे चुके हैं ना, जिसमें आपको हम जो जो वर्ड बोले हैं आप देखना उसमें वर्ड बाय वर्ड उसको पिरोए हैं भाषा में, है ना, वर्ड बाय वर्ड कि किस तरह से समझो। कि अभी तो आपको लग रहा हो कि बस सर आप तो केवल पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं, पर अपने पोर्टल पर जाकर उसको डाउनलोड करना, उसमें देखना कि एक एक वर्ड एक एक कॉमा जो हम इस वीडियो में बोल रहे हैं उसको अपने भाषा में हम पिरोए हैं, है ना। जो टीम है उस वीडियो को देख रही है उसको भाषा में पिरो कर आपको दे रही है, ताकि आप सीख ले कि ये बात तो समझ गया कि पॉइंट कलेक्ट कर रहे हो, पर इसको पिरोना कैसे है। ढेर सारा फूल तो हो गया, पर उसको नेकलेस कैसे बनाना है, उसको एक हार कैसे बनाना है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो इसका खुद हार बनाने की कोशिश करना, हम लोग कॉपी चेक कर देंगे। अब देखो जो सेक्शन सी जो अगला वीडियो लेंगे ना, उसमें फिर हम पिरो कर दे देंगे, उसका मॉडल आंसर आपको दे देंगे। अब देखो, अब वाई मारे तो नेक्स्ट हमारा कीवर्ड क्या था, वाई प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स पर हमने वाई लगा दिया। जैसे हमने प्रिंसिपल्स पर वाई लगाया तो अब हमारे पास देखो क्या आ रहा है। अगर आप प्रिंसिपल पर लाइफ जिएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा कि ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा, ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा, जो है ना, ट्रू हैप्पीनेस आपको मिलेगा। क्यों, प्रिंसिपल्स क्या है, ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल है, ऑनेस्ट जब जीवन जियोगे तो ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा। आप जब प्रिंसिपल लाइफ जियोगे, ईमानदारी से कोई काम कर रहे हो, जब कोई काम आप ईमानदारी से करते हैं, अगर सरकार ने आपको सरकारी सेवक बन गए हैं, आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग को प्रिंसिपल लाइफ जीना चाहिए, प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रिंसिपल होता है उससे क्या आप उम्मीद करते हैं, इट डिफाइंस द मैन कैरेक्टर। बिल्कुल आप मैन का कैरेक्टर डिफाइन करता है। पर अब हमको आप बताओ कि यहां से हम बोलते हैं कि हम प्रिंसिपल पे नहीं स्टिक करते हैं। व्हाट इफ आई डोंट स्टिक द प्रिंसिपल, हम नहीं स्टिक करेंगे प्रिंसिपल पे, क्या हो जाएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल नहीं हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी किसी के साथ आपसे लॉयल नहीं है, इसका मतलब आपने किसी और के साथ अफेयर रखा है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहे हैं, अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। तो व्हाट विल इट लीड टू, इट विल लीड टू कियोस इन द सोसाइटी। अगर हर व्यक्ति अगर ऐसे नॉन प्रिंसिपल लाइफ को जिएगा तो इट विल क्रिएट अ कियोस इन द सोसाइटी, यस और नो। अगर मानते हैं कि हर व्यक्ति जो सरकारी सेवक है वो ईमानदारी से नहीं काम करेगा, ऑनेस्टी से काम नहीं करेगा, इंटीग्रिटी से काम नहीं करेगा, घूस मांगेगा, गरीब को परेशान करेगा, तो क्या होगा, समाज में अनरेस्ट होगा। आज ना कल लोग उसके खिलाफ हथियार उठा लेंगे, आज ना कल उस अफसर के खिलाफ में कलेक्टर के ऑफिस में घुस जाएंगे। इट विल क्रिएट द अनरेस्ट इन द सोसाइटी। अगर ऐसा हो जाएगा तो समाज का क्या हो जाएगा, अगर समाज से सच्चाई चली गई, ट्रूथफुलनेस चली गई, इंटीग्रिटी चली गई, तो ओवरऑल समाज का डिके हो जाएगा, पतन हो जाएगा। जब समाज का डिके होगा और जब पतन होगा तो देश का डिके और पतन हो जाएगा। यही तो पाकिस्तान में हो रहा है, और क्या हो रहा है, यही हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस, कि अब हमको फॉर्डर कलेक्ट हो गया काम भर, अब हमको टॉपिक समझ में आ गया कि अब तुम कहना क्या चाह रहे हो। अब हम टॉपिक को डिसेक्ट कर चुके हैं। जब इस टॉपिक को डिसेक्ट कर लिए हैं तब अब मेरा काम आसान हो गया। अब हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, तो यहां से अब हम लोग अब स्थिति ये बनाते हैं कि यहां पर हम लिखते हैं कि प्रिविलेज हमारा क्या है, व्हाट इज माई प्रिविलेजेस, है ना। हमारा कह रहा है कि अगर आपने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया और आपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, तो आप प्रिंसिपल से भी तो हाथ धो ही देंगे, आप प्रिविलेज से भी, विशेषाधिकार से भी हाथ धो लेंगे। अब समझने का कोशिश करते हैं, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब डिसेक्ट करो क्वेश्चन को। प्रिविलेज क्या हो सकता है, हम और आप डेमोक्रेटिक सेटअप में है, हम किस चीज की बात करते हैं, हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। अपना वही पेस्टल फॉर्मूला चल रहा है, पॉलिटिकल एंगल हम खोजना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब दिमाग लगाओ, पॉलिटिकल में वाई वाट वाला चल चुका है, अब डायमेंशंस खोलना स्टार्ट हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं, क्लाइमेट को एक इस्तेमाल कर लेंगे, एक पॉलिटी को इस्तेमाल कर लेंगे, एक इकोलॉजी को इस्तेमाल कर लेंगे, एक इकोनॉमी को इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ हिस्टोरिकल एंगल होगा तो उसको पकड़ लेंगे, कुछ ज्योग्राफिकल एंगल होगा तो उसको पकड़ लेंगे। मोटा मोटी हम ये सब 7-8 टॉपिक को पकड़ेंगे, सब एंगल से उसको मल्टी डायमेंशनल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा अगर 3-4 भी पकड़ा गया, 5 भी पकड़ा गया, तो मेरा आंसर मल्टी डायमेंशनल हो गया, अपना काम हो गया। इज इट ओके? वही अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखो हम दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल, अब देखो पॉलिटिकल एंगल आया कि कहां पॉलिटी में कहीं कुछ प्रिविलेज इस्तेमाल होता है क्या। अब देखो हम और आप अपने राइट को लेकर कितने वरीड हैं। राइट टू प्राइवेसी, आप अगर ओयो में जा रहे हैं अपनी महिला मित्र के साथ या अपने बीवी के साथ, वो आपसे नहीं पूछ सकता ना। आपसे पूछा कि ये कौन है, आप तुरंत उसको पलट के जवाब दीजिएगा, हु द हेल यू आर टू आस्क मी दिस क्वेश्चन।
मेरे पास आधार कार्ड है, उसमें एज खत्म है, बिकॉज आई हैव द राइट टू द प्राइवेसी। आर यू गेटिंग दिस? आई हैव द राइट टू द प्राइवेसी। मतलब वी आर मोर वरीड अबाउट द विशेषाधिकार। हमारा विशेषाधिकार है, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हमारा क्या है राइट? राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। हम मोदी जी को गाली दे सकते हैं, अकेला देश है जहां पे आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को गाली दे सकते हो, राहुल गांधी को गाली दे सकते हो। आई हैव ऑल द राइट बिकॉज आई एम द वन, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम। मुझे विशेषाधिकार है इनको गाली देने का, क्योंकि हम मालिक हैं, हमने इनको चुना है, तो हम इनको गाली दे सकते हैं, है ना? आप देख सकते हो क्या तुम अरब देश में प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो क्या? राख लगाकर जीभ खींच लेगा। अब देखो, ये मेरा क्या है? प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रिविलेज तो ठीक है, तुम्हारा ड्यूटी भी कुछ है। यू हैव द प्रिविलेज एज द राइट, यू हैव द प्रिंसिपल एज द ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? टैक्स भरना। ड्यूटी क्या है? देश हित में काम करना। ड्यूटी क्या है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ड्यूटी क्या है? जब नेशनल एंथम बजे तो अपने आप खड़े हो जाना, जो कोई फोर्स करे, राष्ट्र के प्रति समर्पण है। ड्यूटी क्या है? अपनी जो देश की जो संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करना। जब स्ट्राइक और धरना हो तो उसको तोड़ फोड़ नहीं करना। आपने क्या किया? अगर आप अपने इस प्रिंसिपल को तवज्जो नहीं देते हैं, केवल राइट 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 कर रहे हैं, दिस होल, इसका अंत क्या होगा? ये प्रिंसिपल जैसे कोलैप्स करेगा तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर है, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, खूनी झड़प और खूनी संघर्ष हो रहा है। डेमोक्रेसी वो सब फर्जी डेमोक्रेसी है। दिस डेमोक्रेटिक सेटअप विल कोलैप्स द मोमेंट दिस डेमोक्रेटिक सेटअप विल कोलैप्स बिकॉज यू हैव नॉट adhere to the principle. This privilege which you are getting to criticize the government or the prime minister will collapse. दोनों का अंत हो जाएगा। Are you getting this? अब ध्यान से देखो, एकदम कुछ है ही नहीं, डिसाइड करना है। अब देखो, और पॉलिटी में और एंगल सोचो। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, अभी खूब जुडिशरी न्यूज में चल रहा है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में प्रिविलेज किसको है? जज को प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है? कॉलेजियम सिस्टम एक प्रिविलेज है। विश्व में अकेला एक ऐसा देश है जहां पे जज अपॉइंट द जजेस। जब आप एक जज को अपॉइंट करता है तो प्रिंसिपल क्या फॉलो होना चाहिए? फेयरनेस अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मेरिट को अपॉइंट करना चाहिए। पर जब आप भाई भतीजावाद करना स्टार्ट करते हैं, जब अल्तमस कबीर की बहन को अपॉइंटमेंट आप स्टार्ट करते हैं, वाई चंद्रचूड़ का बेटा डी.वाई. चंद्रचूड़ बनने लगता है, आप मेरिट का ख्याल नहीं रखते हैं, तो काबिल आदमी है वाई चंद्रचूड़ और डी.वाई. चंद्रचूड़। पर ऐसे आप देखते हैं कि जुडिशियरी में भरा पड़ा है। ए.के. सिकरी किसका बेटा? एस.एम. सिकरी का। के.एम. जोसेफ किसका बेटा? सुप्रीम कोर्ट के जज के मैथ्यू का बेटा। ये सब मेरिट वाले हैं। अभी तो मेरिट वाले बता रहे, पर बहुत ऐसे हैं जो बिना मेरिट वाले भी घुस कर जा रहे हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को अपहील नहीं करते हैं और भाई भतीजावाद करते हैं, तब क्या हो जाएगा? जो लोगों का जुडिशियरी के प्रति आस्था है वो खत्म हो जाएगा। जब जुडिशियरी के प्रति आस्था खत्म हो जाएगा तो ये जो प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हो ना कि जज विल अपॉइंट द जज, तुरंत देश की जनता सड़क पर आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को घेर लेगी और बोलेगी कि एनजेएसी लेके आओ, कुछ दूसरा मैकेनिज्म लेके आओ, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। जैसे तुमने प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किया, योर प्रिविलेज ऑफ अपॉइंटिंग द सेल्फ अपॉइंटमेंट वाला जो प्रोसेस है, दिस विल कोलैप्स। आप मुझे सहमत होंगे यहां तक? अब जैसे देखो, अब एंगल खोलो, क्लाइमेट वाला जैसे हम एंगल खोले तो हमारे कुछ जहन में समझ में आ रहा है क्या? क्लाइमेट को हमेशा एंगल खोलना है क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है ना। अब जैसे क्लाइमेट के एंगल को क्या आप सोच पा रहे हो? क्लाइमेट का एंगल जैसे आता है तो हमारे जहन में आ रहा है कि जैसे अपने पास कोल का भंडारण तो खूब है, खूब कोल है, तो हम क्या हैं? हम अर्थ नेचुरल रिसोर्स में हम एक सशक्त हैं, प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास कोल है। भाई वहां पर जैसे सऊदी अरबिया क्या है? प्रिविलेज्ड है कि उसके पास तेल है ना, तो हम प्रिविलेज्ड है। नेपाल के पास कहां कुछ है? प्रिविलेज नहीं है। भूटान क्या है? प्रिविलेज्ड है क्योंकि उसके पास टेरेन इस तरह का है कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो। प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या आपको कोल फायरिंग करना चाहिए? प्रिंसिपल कहता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो आपका प्रिविलेज है ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आपका अंडमान एंड निकोबार खत्म हो जाएगा, आपका लक्षद्वीप सबमर्ज हो जाएगा, देश का एक पार्ट सबमर्ज हो जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगा। तो अगर आपने इस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को फॉलो नहीं किया तो आपका जब देश ही डूब जाएगा, भारत की एक अभिन्न अंग डूब जाएगा, तो आप इस प्रिविलेज का लेकर क्या करोगे? व्हाट यूल डू विद दिस प्रिविलेज माय डियर फ्रेंड? और तो और जो मुझे एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, जो हमेशा एग्जाम्पल को यूज करना, एक महिला है, अब आप इकोनॉमी में या पर्सनालिटी में सोचो, है ना, एक महिला है चंदा कोचर,
अगर आपको याद हो तो जो चंदा कोचर हैं, आईसीआईसीआई जो बैंक है, आईसीआईसीआई एक डीसिप बैंक है, डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो होता है कि जिसका जो रिसोर्सेज होते हैं, एसेट्स होते हैं, देश का 2% ऑफ जीडीपी के आसपास होता है। जैसे देश में 3 डीसिप बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। इसका मतलब होता है कि अगर ये बैंक कोलैप्स करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पे इट विल बी हैविंग अ रिपल इफेक्ट ऑफ इन द इकोनॉमी। चंदा कोचर इसकी एमडी और सीईओ बनती हैं। प्रिविलेज्ड औरत है। कौन औरत उस पद तक पहुंचती है? इनसे हम लोग क्या उम्मीद कर रहे थे? चंदा कोचर से आपने क्या उम्मीद किया था कि ये क्या बनेंगी? ट्रस्टी बन के रहेंगी, कस्टडियन ऑफ, हम आईसीआईसीआई बैंक की कस्टडियन बन के रहेंगी। इस प्रिंसिपल को ये तिलांजलि देती हैं और इसको क्या समझती हैं? ये ट्रस्टी के जगह जागीरदार बन जाती हैं, आईसीआईसीआई बैंक को जागीर समझने लगती हैं। जब ऐसा होता है तब क्या होता है? जेल में चली जाती हैं, इनका रिस्पेक्ट चला गया। जो प्रिविलेज आईसीआईसीआई में मिला हुआ था वो प्रिविलेज चला गया, समाज में जो प्रतिष्ठा मिली हुई थी वो चली गई, इनकी डिग्निटी चली गई। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रिविलेज को गलत इस्तेमाल करता है, विशेषाधिकार को मिसयूज करता है, वह इससे भी हाथ धो बैठता है और इससे भी हाथ धो बैठता है। सहमत हैं आप मुझसे? और डिसेक्ट करें कि छोड़ दें इतना पे? चलो और डिसेक्ट करते हैं। डिसेक्ट करो, बस अपना जो हम कुछ नया कर रहे हैं क्या, वही अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। अब जैसे देखो, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल, हम लोग एक जियो पॉलिटिक भी है ना अपना एंगल, है ना, पुराना वीडियो देख लो, जियो पॉलिटिक भी एंगल है। अब जियो पॉलिटिक एंगल देखो, अभी हमारे जहन में क्या आता है? श्रीलंका आता है। श्रीलंका के केस में आप क्या सोच पाते हो? श्रीलंका एक प्रिविलेज देश है क्या? बिल्कुल प्रिविलेज देश है। किस सेंस में प्रिविलेज है? इसके पास विशेषाधिकार है, लोकेशन के दृष्टिकोण से इसके पास विशेषाधिकार है। हम बंटूटा पोर्ट है, त्रिनकोमाले पोर्ट है। हम और चाइना लड़ते रहते हैं कि तुम हमको अपना पोर्ट दे दो। क्यों? ज्योग्राफी वाइज बहुत ही रिच है। इसको आप क्या कहते हो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सी। इतना खूबसूरत लोकेशन है कि कुछ भी हो सकता है, ट्रेड इतना अच्छा डेवलप हो सकता है। इट इज कॉल्ड एज द मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सी। क्या है? प्रिविलेज्ड है। जब प्रिविलेज्ड है अपने लोकेशन वाइज, तो इसकी सरकार से क्या उम्मीद थी कि वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। वहां पर सरकार से क्या उम्मीद थी कि अपने टूरिज्म को बढ़ावा देता। वो प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करना चाहिए था? ट्रांसपेरेंट प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट फिलॉसफी फॉलो करना चाहिए था। क्या वो फॉलो किया इस प्रिंसिपल को? नहीं फॉलो किया। जैसे इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया, जो लोकेशन का विशेषाधिकार था खत्म हो गया। आज के डेट में एक भिखमंगा बना हुआ है और आईएमएफ से पैसा पे पैसा मांग रहा है। द मोमेंट यू डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स, द होल ऑफ द प्रिविलेजेस हैज बीन थ्रोन इनटू द डस्टबिन। नो वन इज गिविंग यू द ड्यू केयर अबाउट योर प्रिविलेजेस माय डियर फ्रेंड्स। अब और देखो, और तो और, अगर आप देखोगे एक वक्त, अगर हिस्टोरिकल एक अपना एंगल होता है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में कुछ सोचो, हिस्ट्री में सोच पा रहे हो, एक वक्त था कि रोम की तूती बोलती थी। क्यों रोम की तूती बोलती थी? रोम लोकेशन के दृष्टिकोण से बड़ा रिच था। जब रोम लोकेशन के दृष्टिकोण से रिच था तो उससे क्या होता था? भयंकर ट्रेड होता था। जब भयंकर ट्रेड होता था, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हो तो उसमें क्या होता था? जब आप ट्रेड करते हो तो हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि तुम फेयर ट्रेड करोगे, फेयर डील करोगे, फेयर टैक्स लोगे। यहां पर इनको लालच आ गया, फेयर ट्रेड और फेयर डील का जगह उस नियम को, उस प्रिंसिपल को इन्होंने तिलांजलि दिया। रोम इतिहास के पन्नों में डिलीट हो चुका है, डस्टबिन में चला गया। द मोमेंट यू डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स, योर प्रिविलेज इज गॉन। दूसरा एक सेंटर बन के उभर आया, सिल्क सिटी आ गया, सिल्क रूट आ गया और दुनिया भर का चीज हो गया। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बन गए। जो वेटिकन सिटी, जो वेनिस एक समय ट्रेड का हब था, प्रॉस्पेरिटी का हब था, इसने फेयर ट्रेड को फॉलो नहीं किया। जब फेयर ट्रेड को फॉलो नहीं किया तो इतिहास के पन्नों में सड़ गया, गल गया। और सोचो, सोचते रहो। और क्या आप सोच पा रहे हो? हम और सोच पा रहे हैं क्या? अरे देखो, हमेशा देखो, 2-3 चीज को लाना। एक क्लाइमेट हम लोग हमेशा सोचते हैं और एक वीमेन हमेशा सोचते हैं। ये दोनों एंगल को हमेशा हिट करना। वीमेन के केस में क्या देखते हो? अगर हम सोच पा रहे हैं कि जैसे पैट्रियार्की, पैट्रियार्की एक प्रिविलेज है कि नहीं? बिल्कुल प्रिविलेज है ना। पैट्रियार्की एक प्रिविलेज है यार, एकदम। आज के समाज में तुम कितना भी बोलो इक्वल समाज, पर पैट्रियार्की एक प्रिविलेज है। जब पैट्रियार्की एक प्रिविलेज है तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए था? प्रिंसिपल इक्वलिटी का होना चाहिए, पर हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक उदाहरण लेते हो एमजे अकबर का, याद है ना? एमजे अकबर रंगीन आदमी है। एमजे अकबर बहुत ही लिटरेरी आदमी है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एमजे अकबर। क्या थे? प्रिविलेज थे। क्या प्रिविलेज है?
पावरफुल पोजीशन पे है। इससे क्या उम्मीद किया जाता था कि अगर हमको कोई लड़की पसंद है, कोई स्टाफ पसंद है, तो अगर हम उसके साथ प्रेम करना चाहते हैं, कुछ संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? कंसेंट का। अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड को या कोई लड़की को पसंद करते हैं या मेरी वाइफ को हम पसंद करते हैं, तो हम उसका कंसेंट ले लिए। जब कंसेंट ले लिए तो आई कैन हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप, आई कैन हैव अ इमोशनल रिलेशनशिप, आई कैन हैव द एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बट व्हाट आई नीड हर कंसेंट। ये प्रिंसिपल कहता है। एमजे अकबर क्या किया कि जो ऑफिस में लड़की काम करती है, आप उसके कंसेंट के बजाय आप उसको इनएप्रोप्रिएट रूप से टच करते हैं, आप उसको इनएप्रोप्रिएट रूप से गुरेड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं। द मोमेंट दिस प्रिंसिपल वाज थ्रोन इनटू द एयर, द मोमेंट दिस प्रिंसिपल वाज थ्रोन लाइक ए स्ट्रॉ इन द विंड, व्हाट एमजे अकबर डिड? एमजे अकबर इस प्रिंसिपल को जैसे तिलांजलि देता है, अपना प्रिविलेज खो देता है। जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर था वो खो दिया, अपना जो समाज में रिस्पेक्ट था वो खो दिया, जो अखबार में कॉलम लिख के जो ये फैन बेस बना हुआ था वो सब खो दिया। द मोमेंट द प्रिंसिपल वाज कॉम्प्रोमाइज, ही लॉस्ट ऑल हिज प्रिविलेजेस। आज मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लड़कियां कबाड़ के फेंक देंगी आपको। वर्ण व्यवस्था में अगर आप पैट्रियार्की लेकर आ गए, वर्ण व्यवस्था में दलितों को आप दबाएंगे, आज ना कल वो अनरेस्ट क्रिएट करेगा और अपने हक आपसे छीन लेगा, आपके जबान से आपका गिरबान पकड़ के छीन लेगा। अब देखो, चेतन भगत इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, मैं ये नहीं बोल रहा कि मीटू मूवमेंट का हम सपोर्ट कर रहे हैं, आलोकनाथ, पर ये भी तो सच्चाई है कि बहुत लड़की फ्रॉड हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। हर डोरी के सही नहीं है, पर यह भी तो सच्चाई है कि लड़की को आप परेशान करते हैं। लड़की को एक गुड टच और बैड टच समझ में आ जाता है। हित अहित पशु पक्षी जाने, एक पशु और पक्षी को पता है कि मेरा हित करेगा कि अहित करेगा। वो तो लड़की है, वो आपके नजर और निगाह से समझ सकती है। चेतन भगत पर आरोप लगा, आलोकनाथ पर आरोप लगा, जो ज्ञान देता है, जो गुड फादर बन के चलता है, रामायण में गोल गोल बात करता है, देखने में भी भोला भाला लगता है। उसको कोई बोलेगा भी, अगर गंगा में खड़ा होकर बोले तो हम ना माने उसको। रामायण में कितना भोला भाला काम करता है। विवाह पिक्चर में देखिए आलोकनाथ कितना भोला बना हुआ है। हम तो सोच ना पाते हैं कि वो ऐसा काम करता होगा। देखिए, इसमें कुछ फरेब भी हैं, कुछ झूठ भी है, पर हम अपने एग्जाम्पल में तो ये इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे वो छोड़ो ना, जैसे जो वाइट मेन थे अमेरिका के, वाइट मेन क्या हैं? प्रिविलेज्ड हैं। क्यों? अपनी व्यवस्था को उन्होंने अपने अनुकूल रखा था। जब व्हाइट मेल प्रिविलेज थे तो जो अनइक्वल थे, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं करना चाहिए था, इक्वलिटी करना चाहिए था। जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो करना स्टार्ट करते हैं, इक्वलिटी के प्रिंसिपल को तिलांजलि देते हैं, तब क्या चलता है? पूरे अमेरिका में एक कंपेन चलता है, हैज़ ब्लैक लाइफ मैटर्स। वो आपको रगड़ के अपना हक छीन लेगा। लड़की को आप आज दबा सकते हैं, आज ना कल वो गिरबान पकड़ के अपना हक छीन लेगी। अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। दलित को आप दबाएंगे, ट्राइबल्स को दबाएंगे, आज ना कल वो अपना हक छीन लेगा, है ना। क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हैं तो आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। आपका न्याय ये कहता है कि आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। इतना पे हम लोग बहुत आज डिसेक्ट कर दिए, है ना। देखो, ऐसे तो हम टॉपिक को डिसेक्ट करते चले जाएंगे, अभी हम और आधा घंटा डिसेक्ट कर देंगे, पर हम लोग को कितना वर्ड में लिखना है? 600 से 700 वर्ड में ही तो लिखना है ना। तो अब अपने पास काम भर फॉर्डर हो गया। अब देखो, हम लोग का क्या तय हुआ था कि सर 70% तो हम पक्ष में लिखेंगे और 30% हम लोग विपक्ष में लिखेंगे। तो अब थोड़ा सा विपक्ष वाला देख लिया जाए। हम कह रहे हैं, थोड़ा सा विपक्ष वाला देखते हैं। हम ये कह रहे हैं आपको, हमारा ये आपसे सबमिशन है कि भाई अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने प्रिविलेज को मिसयूज किया, अगर तुमने प्रिविलेज को मिसयूज किया, अगर तुमने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा प्रिविलेज भी चला जाएगा। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा ये भी चला जाएगा। पर हम अब कह रहे हैं कि हम हमेशा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब अभी तक हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि प्रिंसिपल इज ग्रेटर देन द प्रिविलेज। बिल्कुल, आप इसकी मुझे इजाजत देंगे ना कि अभी तक हम यही तो प्रूफ कर रहे हैं कि प्रिंसिपल इज ग्रेटर देन द प्रिविलेज। पर अब जब हम 30% लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल इज नॉट ग्रेटर देन द प्रिविलेज। लेट मी डू इट नो। अब हम ये प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं, प्रिंसिपल इज नॉट ग्रेटर देन द प्रिविलेज। अब हम ये प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखो, अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यहां पर यूक्रेन है, एक तरफ रूस है। भारत क्या कर रहा है? जनरल असेंबली से, इसीलिए बोलते हैं कि अखबार पढ़ो। अगर अखबार नहीं पढ़ोगे ना तो दिक्कत होगी।
और देखो अभी हम, आपको लग रहा हो कि हम बहुत ही यूरेका यूरेका मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा यूरेका मूवमेंट नहीं है। 10 ठो 20 ठो अगर ऐसा ऐसे लिखोगे ना तो सोचने लग जाओगे। अभी आपके जहन में आ रहा हो कि पता नहीं हम इतना सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि हम बहुत काबिल हैं, बहुत स्मार्ट कहाँ हैं। अरे हम सोच पा रहे हैं, हम एक मीडियोकर आदमी, तो आप भी सोच पाओगे, है ना। 10-20 ऐसे लिखना, आप सोचने लगोगे। अब जैसे हम ये, अब मेरा क्या है, अपना क्वेश्चन वही चल रहा है अपना सेट फॉर्मूला है, 70% हो गया। अब 30% वाला पे सोचेंगे कि हमको ऐसा एग्जाम्पल सोचना है कि जहां पर प्रिंसिपल को उतना तवज्जो नहीं मिल रहा होगा प्रिविलेज की तुलना में। अभी आप यूक्रेन और रूस के युद्ध में देखिए कि जनरल असेंबली से भारत क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से भारत एब्सेंट हमेशा कर जा रहा है। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है कि यूक्रेन का समर्थन कर दो। प्रिंसिपल तो यही कहता है। प्रिविलेज क्या कहता है? प्रैक्टिकलिटी क्या कहता है कि रूस का समर्थन मत करो, कि कल अगर हमको जरूरत पड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो यही काम देगा, रूस काम देगा। ओल्ड फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड इज बेटर, अब वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन द 2 न्यू फ्रेंड्स। हम प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं? पीछे रखे। कब प्रिंसिपल को पीछे रख रहे हैं? हम उस समय प्रिंसिपल को पीछे रख रहे हैं जब देश ही सर्वोपरि है। हम उस समय प्रिंसिपल को पीछे रख रहे हैं जब राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हम उस समय प्रिंसिपल को पीछे रख रहे हैं जब पुराने संबंधों को ढोने की बात ज्यादा है। हम वहां पर प्रिंसिपल को पीछे रख रहे हैं। बात समझ में आई? अब जैसे देखो और उदाहरण देखो, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ पैलेस्टीन है। कायदे से हमको, हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमको फलस्तीन का समर्थन करना चाहिए, पर हम फलस्तीन का समर्थन करते हैं, एब्सेंट कर जाते हैं। इजराइल का समर्थन करते हैं। क्यों? यहां पर प्रैक्टिकलिटी है। क्यों प्रैक्टिकलिटी है? इजराइल हमको अगर बालाकोट स्ट्राइक करना था तो इजराइल हमको मिसाइल देता है, इजराइल हमको ड्रोन देता है, इजराइल हमको टेक्नोलॉजी देता है। तो यहां पर प्रैक्टिकलिटी ऊपर है और यहां पर आप प्रिंसिपल्स को पीछे रख देंगे क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल है। डिप्लोमेसी में इट इज नॉट अबाउट द प्रिंसिपल्स, इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। इन द डिप्लोमेसी यू डोंट नीड टू बी आइडियोलॉजिकली करेक्ट ऑलवेज, you don't need to be, you may be ideologically correct, you may be theoretically very attractive, but you need to nail down your stance for the practicality in the diplomacy. This is the thumb rule of the diplomacy, my dear friend. और देखो और उदाहरण कुछ सोच पा रहे हैं कि हमारा, देखो क्लाइमेट वाला एंगल कभी मत छोड़ना। हम क्लाइमेट जैसे यहाँ पर लिखे तो मेरे दिमाग में अब सोचो क्या आ रहा है। अभी देखो ईमानदारी से बोल रहे हैं, हम भी अभी नहीं सोचे, पर हम, अब तुम भी सोचो, हम भी सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। हम अभी पॉज कर रहे हैं। अब हम ये सोच पा रहे हैं कि क्लाइमेट में हम ये सोच पा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल कहता है कि अगर भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ये कहता है कि 100 गीगावाट अगर अमेरिका सोलर पावर को इस्तेमाल करता है तो 100 गीगावाट भारत को भी सोलर पावर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिंसिपल ये कहता है, पर ये प्रैक्टिकलिटी में यह चीज संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। तुमने बहुत दिन से इस्तेमाल किया भाई, तुम डेवलप्ड नेशन हो, हम अंडर डेवलप्ड नेशन हैं। मतलब अगर आप देखोगे कि एक ई व्हीकल अभी खरीदने हम गए थे, ठीक है, ओला का। अभी हम कार एक खरीदने सोचे थे कि पहले कार खरीदेंगे ई व्हीकल। अगर ई व्हीकल खरीदे पहले ओला का, फिर लगा कि अब कार खरीदेंगे हम ई व्हीकल, तो हमारे जहन में आया कि जब इसका दाम देखते हैं तो देखते हैं कि भाई का दाम तो बहुत ज़्यादा है पेट्रोल गाड़ी से। जब ई व्हीकल का पेट्रोल गाड़ी से देखते हैं तो सरकार क्या करती है? सब्सिडी प्रदान करती है कि कुछ हम सब्सिडी तुमको दे देते हैं। दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है कि तुम सस्ता में खरीद लो। तो कहने का मतलब दिस इज लॉस टू द एक्सचेकर, एक्सचेकर का लॉस है। क्यों? हम अपना क्लाइमेट कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, पर हम क्यों करें? हिस्टोरिकल अनजस्ट तुमने किया है तो हम इतना ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, हम इतने कमिटमेंट को नहीं पूरा कर सकते जितना तुमको कमिटमेंट पूरा करने की जरूरत है। तो व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट इमरजेंसी, तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों हम उस नियम को फॉलो करें, क्यों उस प्रिंसिपल को फॉलो करें? क्योंकि तुमको ज़्यादा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हर व्यक्ति की जिम्मेवारी अलग होनी चाहिए। आपने पहले बेनिफिट उठाया है, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उतना छोड़ो ना, आप ये देखो कि बालाकोट स्ट्राइक होता है। जब बालाकोट स्ट्राइक होने से पहले क्या होता है? हमारे जवानों का कत्ल किया जाता है, मैसेकर किया जाता है। जब आप हमारा कत्ल करते हैं तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमको इंटरनेशनल बॉडी में हंगामा करना चाहिए था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को उठाना चाहिए था, हमको डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली हम लोग को कट ऑफ करना चाहिए था पाकिस्तान को। यही तो इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। हमारा प्रिविलेज क्या था? हमारा प्रिविलेज था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल बॉडी में हमको बात उठाना चाहिए था। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहता है, इंटरनेशनल एथिक्स ये कहता है। प्रिविलेज क्या था कि जिस भाषा में वो समझता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। हमने क्या किया? हमने अपने प्रिविलेज को ऊपर रखा।
कब ऊपर रखा? राष्ट्रहित का मसला था। अगर नहीं ऐसा करते तो उसका मन बढ़ते रहता, उसको भाषा में जवाब देना जरूरी था। तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने प्रिविलेज को ऊपर रख रहे हैं और प्रिंसिपल को नीचे रख रहे हैं। जिस भाषा में बोल रहे हैं इस भाषा में नहीं लिखना है। अपने भाषा में जिस तरह से पिरो पिरो के दे रहे हैं उस तरह से एकदम स्मूथ भाषा, एलिट भाषा, ये तो देहाती भाषा में हम तुमको समझा रहे हैं। ये सब मत लिख के आना कि उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए था। ये तो समझाने के लिए कर रहे हैं, एकदम एलिट भाषा में लिख के आना है कि पढ़ने के बाद उसको लगे ही नहीं कि भाई क्रांतिकारी आदमी है, ये तो बस यूरेका मूवमेंट करा दिया हमको। तो अब बात समझ में आए? तो राष्ट्रहित के मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर, प्रैक्टिकल मुद्दे पर, सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट के मुद्दे पर अगर आपको प्रिंसिपल को बैक सीट पर रखना है तो वह जायज है और वहां पर प्रिविलेज को आपको तवज्जो दे देना चाहिए। तो मोटा मोटी अब हमारा क्या हो गया? एक हमारा सेगमेंट क्या होता है अपना? इंट्रो वाला सेगमेंट। दूसरा वाला सेगमेंट क्या होता है? बॉडी वाला सेगमेंट। और तीसरा वाला अपना सेगमेंट क्या था? कंक्लूजन वाला सेगमेंट। मोटा मोटी बॉडी वाला सेगमेंट पे हमने कामबर फॉर्डर कलेक्ट कर लिया। एक अपना बचता है कंक्लूजन सेगमेंट, एक बचता है इंट्रो सेगमेंट। अब बॉडी वाले सेगमेंट पे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमने टॉपिक को डिसेक्ट कर दिया, कामबर फॉर्डर मिल गया, हम टॉपिक को समझ चुके हैं। ये सारा आप काम कहाँ कर रहे हो? साइनोप्सिस में, याद है ना? साइनोप्सिस में काम कर रहे हो, ये सब सारा चीज सोच रहे हो, बाद में इसको कट कर देना है। अब हम कंक्लूजन के बारे में सोचेंगे। भाई कंक्लूजन इस तरह के टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं। एक तरफ क्या था? प्रिविलेज था आपका, है ना? एक तरफ आपका प्रिविलेज है और एक तरफ आपका क्या है? प्रिंसिपल्स है। यही तो दो है। हमने 70% टॉपिक को क्या कहा कि भैया अगर तुमने प्रिविलेज को, हमने 70% टॉपिक में यह कहा कि प्रिंसिपल का वो ज्यादा तवज्जो दो प्रिविलेज की तुलना में। 30% टॉपिक पे कहा कि नहीं, प्रिविलेज को ज्यादा दो प्रिंसिपल के तुलना में, राष्ट्रहित के मुद्दे पर, इस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर। कंक्लूजन अपना क्या होना चाहिए? देखो कंक्लूजन का सिंपल हमारा एक नॉर्म रहा है, कुछ नहीं है, याद है ना? कंक्लूजन अपना क्या है? दो विंग होता है। एक विंग क्या है? राइट विंग। क्या राइट विंग है? राइट विंग अपना क्या कहता है? संस्कृति अच्छा, सभ्यता अच्छा, भारत अच्छा, भारत विश्व गुरु, उसको संस्कृति में मजा आएगा, अपने धर्म में मजा आएगा। क्या वो केवल हिंदू में है? बिल्कुल भी नहीं, मुसलमान में भी इक्वली है ना? मुसलमान में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी है, सब धर्म में है। राइट विंग का उदाहरण दे सकते हो क्या? बजरंग दल एक राइट विंग का ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू सभा एक राइट विंग का ऑर्गन है। कुछ राइट विंग नेता का नाम सोच सकते हो क्या? इस आंसर में मत लिखना। ओवैसी का भाई राइट विंग का नेता है, इस्लाम का बात करता है, फेनेटिक है। यहां से उसको पलटवार कौन देते हैं? बाबा देते हैं, योगी आदित्यनाथ देंगे, वो क्या है, साध्वी देगी, है ना? ये सब राइट विंग वाले हैं। लेफ्ट विंग का उदाहरण क्या होता? हम लेके के रहेंगे आज़ादी, तुम कुछ भी कर लो आज़ादी, मेट्रो में चलने की आज़ादी, लड़की की आज़ादी, लड़की को कपड़ा पहनने की, अरे कौन रोका है? उसको आज़ादी चाहिए, उसको एकदम यूरेका चाहिए, इनलाइटमेंट चाहिए। उसको क्या दिखेगा? गरीबी दिखेगा, भुखमरी दिखेगा, ठेला वाला। अरे भैया सब चीज़ ठीक है, पर वो एक्सट्रीम में है। ये बोलेगा कि विश्व गुरु बन चुका है भारत, बस पूरा एकदम भगवा लहरा देंगे, पूरा वो जो स्टार लहरा देंगे। हमारा काम क्या है? किसी भी विंग पे हैं, हमारा काम क्या है कि सेंट्रल पोजीशन ले लेना है, बस इतना महीन रूप से करके निकल जाना है कि हम राइट विंग के हैं पता भी नहीं चले, इतना महीनियत दिखाना है लेफ्ट विंग का है पता भी नहीं चले, और बस टमाटर बन के निकल जाना है। टमाटर आप देखते हैं ना, बिना टमाटर का सब्जी में मजा ही नहीं है। अगर आलू बैगन का चोखा बन रहा है उसमें टमाटर पड़ेगा, आलू गोभी पड़ रहा है उसमें टमाटर पड़ेगा, तो टमाटर बन के रहना है चुपचाप। कुछ भी विंग के हो, एग्जाम में टमाटर बन के रहना। हमारा काम क्या है? हमने बोला कि देखो भैया 70% हम तुम्हारे साथ सहमत है, भले असहमत है, 70% तुमसे सहमत है, पर देखो सर ऐसा होता है ना कि ये भी गड़बड़ है, 30% ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर सर कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि प्रिविलेज और प्रिंसिपल में बैलेंस होना चाहिए। जैसे भी कुछ टॉपिक को आप लिखोगे ना कि दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंसिंग पॉइंट होना चाहिए। हल्का इधर हो चलेगा, हल्का इधर हो चलेगा, पर एकदम इधर हो नहीं चलेगा। एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए कंक्लूजन में। जैसे कोई आप टॉपिक लिखते हो ना, ट्राई टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट। अगर हम बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, तो हम बताएंगे ना कि उसका आंख बहुत सुंदर है, आंख बहुत बड़ा है, हाइट बहुत अच्छा है, ऊंचाई बहुत अच्छा है, नैन नक्श बड़े तीखे हैं, है ना? तो ये तो बताएंगे। अगर हम बोलते हैं कि कोई लड़का बहुत तेज है, तो हम बोलेंगे कि IIT क्वालिफाइड है, मिरांडा हाउस से पढ़ा है, लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ा है, IIM से पढ़ा, सब्सटेंशिएट। हम बोले फलानवा तेज है, अरे फलानवा तेज है तो सब्सटेंशिएट करो पॉइंट को। हम बोल रहे हैं कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द प्रिविलेज एंड द प्रिंसिपल्स। दिस इज व्हाट आवर कंक्लूजन हैज टू बी। अब देखो लाइन ऑफ थॉट देखो, क्या सोच सकते हो? कुछ नहीं, सिंपल है। सिंपल इन द सेंस है कि क्या सिंपल है? देखो एक ऐसा उदाहरण सोचो जो प्रिविलेज्ड आदमी हो।
हमारे जहन में एक उदाहरण हमेशा आप देखते हो कि हम पहला लेक्चर से टाटा का उदाहरण लेते हैं। सेफ है, एकदम सेफ उदाहरण है यार, है ना। अदानी सेफ नहीं है, अंबानी सेफ नहीं है, जिस तरह से नेहरू और सावरकर सेफ नहीं, उस तरह से आप टाटा का नाम देखो, आपके जहन में रिस्पेक्ट आ जाएगा, तुरंत हैशटैग चलने लगता है कि भारत भारत रतन टाटा। एक और सेफ नाम है, वो है अजीम प्रेम जी। एक और सेफ नाम है सुधा मूर्ति, इन्फोसिस वाला, नारायण मूर्ति। ये सब सेफ नाम है। आप क्या मुझे इसकी इजाजत देंगे कि मैं कह सकूं कि लोग प्रिविलेज्ड व्यक्ति है? बिल्कुल प्रिविलेज्ड व्यक्ति है, खूब प्रिविलेज्ड व्यक्ति है। प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉर्पोरेट एथिक्स। प्रिंसिपल क्या कहता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम को इंपोज करने की जरूरत नहीं है, समाज के प्रति आप दीजिए। इन लोग बिना कहे आप देखिएगा कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो टाटा मुंबई अस्पताल उसके लिए सहारा बनकर खड़ा होता है। अगर देश में अगर आप ये सोचते हैं कि आईआईटी सबसे बड़ी संस्थान है तो आप गलत हैं। देश का सबसे बड़ा संस्थान अगर टेक्नोलॉजी में है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट कहा जाता था, जो कि बेंगलोर में है। मेरे बंधु, एक व्यक्ति प्रिविलेज्ड है पर जीवन में अपने सिद्धांतों के साथ जीता है, प्रिंसिपल्स के साथ जीता है, ईमानदारी, ऑनेस्टी और कॉर्पोरेट एथिक्स को फॉलो करता है। दूसरी तरफ कौन है? विजय माल्या है। दूसरे तरफ कौन है? ललित मोदी है। ये सब प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किए। सहारा है, महिंद्रा है, मतलब सहारा है, ये सब क्या है? ये सब प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किए। इन लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, प्रिविलेज्ड हैं, प्रिंसिपल्स हैं। एक अच्छा उदाहरण मिल गया। और उदाहरण सोचो, उदाहरण का क्या कमी है? अब हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। मुंबई क्या है? मुंबई प्रिविलेज्ड है कि नहीं? मुंबई अपने लोकेशन को लेकर प्रिविलेज्ड है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लोग बिहार से तुम्हारे पास माइग्रेंट लेबर हैं, वर्कर हैं, उनको तुम रिस्पेक्ट करो, उनको समान, अपने जो लेबर वर्कर हैं मराठी, उनके बराबर का हिस्सा दो। अगर तुम प्रिंसिपल को और प्रिविलेज को बैलेंस करोगे तो क्या होगा? मुंबई ग्रो करेगा, मुंबई विल बिकम अ बेटर प्लेस। अगर आप ये देखो कि आप और उदाहरण देखो ना, जैसे हम लोग प्रिविलेज्ड हैं। क्यों हम लोग प्रिविलेज्ड हैं? वी हैव द एबंडेंट ऑफ द गुड डॉक्टर्स, है ना, एबंडेंट ऑफ द डॉक्टर्स हैं। जब हमारे पास गुड डॉक्टर्स हैं मेरे बंधु, तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप मेडिकल इथिक्स को फॉलो करिएगा। अगर मानते हैं कि 100 रुपया में इलाज हो रहा है कैंसर का, उदाहरण के तौर पर, तो आप विदेशी से 1000 मत लीजिएगा, जो तजिकिस्तान से आ रहे हैं, जो जहाँ पर गुड डॉक्टर्स नहीं हैं। अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, आपका प्रिविलेज को अगर दोनों को आप बैलेंस रखेंगे, तो भारत क्या बन सकता है? मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास आईआईटी हैं, हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास गुड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इथिक्स क्या कहता है कि जो दूसरे देश से लोग, अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करें, उनको दोस्त बना कर रखें। आप इनको निगरू निगरू कहना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? जब आप निगरू निगरू कहना स्टार्ट करते हैं तो अपने प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करते हैं, तो ये जो आपका प्रिविलेज है कोई काम का नहीं है। अगर आप दोनों में बैलेंस स्थापित कर देंगे तो भारत एक एजुकेशन का हब बन सकता है। एक जब हम एजुकेशन के हब बनेंगे तो भारत अपने सॉफ्ट पावर से उनका दिल जीत सकता है। और सोचो, हम और आप प्रिविलेज्ड हैं, आप 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि आपके बेटा को अगर केएफसी में खाने का अधिकार है, तो इस देश के रिसोर्स पर एक गरीब का, एक रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, उसको भी अच्छे स्कूल जाने का उतना ही हक है। इस देश के रिसोर्स पर उसका भी उतना ही हक है। प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि आप समाज सेवा करें, आप अपने एक पोर्शन का समाज के लिए कुछ दे। यही प्रिंसिपल कहता है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इस देश से गरीबी हट जाएगी, पॉवर्टी हट जाएगी, दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। मेरे दोस्त, और तो और छोड़ो, अमेरिका एक प्रिविलेज देश है। क्यों अमेरिका एक प्रिविलेज देश है? अमेरिका इसलिए प्रिविलेज देश है कि वर्ल्ड बैंक में उसकी तुत्ती बोलती है, आईएमएफ में सबसे ज़्यादा उसका वोट शेयर है। तो उससे हम क्या उम्मीद करते हैं कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा, नॉन पार्शियलिटी करेगा, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर रखेगा। अगर वो ऐसा रखेगा तब तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो नहीं रखेगा तो नए नए संस्थान बन जाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक आ जाएगा, ब्रिक्स बैंक आ जाएगा, इनको उखाड़ कर फेंक देगा। और ये जो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, दे विल बी फ्लोटिंग लाइक अ स्ट्रॉ इन द विंड, है ना। तो हमने बैलेंसिंग एक्ट कर दिया। फिर आप हमको बोलोगे कि सर इंट्रोडक्शन तो आप बताए नहीं। इंट्रोडक्शन अब जब टॉपिक डिसेक्ट कर दिए तब तो मेरा काम ही हो गया। मेन तो अपना होता है कि टॉपिक को डिसेक्ट कर देना, कंक्लूजन हो गया। अब इंट्रो में कुछ सोचो ही मत, इंट्रो में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, इंट्रो हम दुनिया भर का ले सकते हैं। अपना इंट्रो का सिस्टम क्या है याद है? हम लोग इंट्रो कैसे ले रहे थे? हमारे पास 2 विधि था। एक तो विधि है कोटेशन वाला विधि, जो हम लोग बोल रहे थे कि सबसे अच्छा होगा कोटेशन वाला ले लो, पर हम कोटेशन को उतना फॉलो नहीं करते हैं, आपको पता है।
हम आपको क्या है, हमको उतना कोटेशन याद ही नहीं रहता है, उतना फिट ही नहीं करता है। तो एक है कि आप कोटेशन को इस्तेमाल कर लेना, है ना, कोटेशन से इस्तेमाल कर लेना, या आप एक एनेक्डोट से चलना, कोई स्टोरी कर लेना, या एनेक्डोट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रामायण का स्टोरी उठा लेंगे, महाभारत का स्टोरी उठा लेंगे, गीता, बाइबल, कुरान, इतना स्टोरी कहीं से उठा लेंगे, पंचतंत्र की कहानी से उठा लेंगे। दूसरा, कुछ भी मेरा काम नहीं करेगा तो हम एक स्टोरी को फ्रेम कर देंगे, है ना। अब हम सोच रहे हो क्या हम सोच पा रहे हैं, दो चार आपको स्टोरी देते हैं। जैसे देखो, जब कोविड होता है तब क्या होता है, जब कोविड होता है तो हम लोग उन चुनिंदा देश में हैं जो अपना खुद का वैक्सीन बना लेता है। कोविशील्ड हम बना लेते हैं, कोवोवैक्स बना लेते हैं, दुनिया भर का सीरम इंस्टीट्यूट बना देता है, भारत बायोटेक बना के फेंक देता है। हमारे पास क्या है, प्रिविलेज है। किस चीज़ का प्रिविलेज है, हमारा साइंटिस्ट अव्वल दर्जा के लोग थे, हमारा डॉक्टर वाला जो है अव्वल दर्जा के लोग थे। दे मेड द वैक्सीन। जब पूरा अमेरिका बना रहा है, लंदन बना रहा है, चीन बना रहा है, हम भी बना कर रख दिए। जब ये वैक्सीन है तो हमारे पास क्या था, हम प्रिविलेज थे। बहुत ऐसे देश हैं, टोंगो, फिजी, अफ्रीका के जितने देश हैं, ये अपना वैक्सीन नहीं बना पाए। ये किसके भरोसे हैं, हमारे और आपके भरोसे हैं। अमेरिका क्या करता है, वो बोलता है कि अमेरिकन लाइफ इज सुपीरियर एज कंपेयर टू द अफ्रीकन लाइफ। वो वैक्सीन को भेजने में लेट करता है। चाइना क्या करता है, बोलता है कि हम आपको कैसे वैक्सीन दे सकते हैं, पहले हमारे यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है, हम कैसे करेंगे। हमारे पास प्रिविलेज था। प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि जितना एक भारतीय का जान इंपॉर्टेंट है, उससे तनिक भी कम टोंगो, फिजी और जो अफ्रीका के लोग हैं उसका लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम वैक्सीन मैत्री लेकर आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, नेपाल को भेजना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, देश में वैक्सीन की कमी थी, उसके बावजूद भूटान भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, मालदीव भेजते हैं। हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। किस प्रिंसिपल को फॉलो किया, वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो किया। जैसे हमने प्रिंसिपल को फॉलो किया, ये जो प्रिविलेज है इन दोनों में हमने सिंक्रोनस कर दिया, दोनों को बैलेंस कर दिया, और हम देश में और पूरे विश्व में आप देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कहता है, अगर कोई एक ऐसा देश जो बधाई का पात्र है वो है भारत। वी हैव मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हम लोगों ने जितना अपने लाइफ को तवज्जो दिया, उतना ही हमने गरीब देश जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, उनको हमने वैक्सीन दिया, है ना। तो यहाँ से एकदम राष्ट्रवादी स्टार्ट कर सकते हो। अगर और राष्ट्रवादी आदमी हो तो और अच्छा स्टार्टिंग देते हैं। अब देखो, अगर राष्ट्रवादी आदमी हो तो और अच्छा ले लो। इंडिया पाकिस्तान ऐसा थोड़ी है कि हम ही लोग को पसंद आता है, एग्जामिनर को भी पसंद आता है। हम स्टार्ट लेते हैं कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान, दोनों को ही हम लोग कब आज़ाद हुए, कहानी गढ़ रहे हैं 1947 में। इंडिया ने अपना ताकत किस पर लगाया, अपने प्रिविलेज को डेवलप करने पर। किस चीज़ पर, इनोवेशन पे हमने फोकस किया। हमने क्या किया, IIT बनाए। हमने क्या किया, हीराकुंड डैम बनाए। हमने क्या किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हमने ताकत लगाए। पाकिस्तान किस चीज़ में मशगूल था, पाकिस्तान टेररिज्म का कैंप लगा रहा था, टेररिज्म का इंस्टीट्यूट लगा रहा था। पाकिस्तान क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था और अमेरिकन कैंप में जा रहा था। यहाँ पर अब हम स्थापित ये करने की कोशिश करेंगे। तो भाई क्या कर रहा था, टेररिज्म का कैंप लगा रहा था, टेररिज्म को सहारा दे रहा था। हम किसको शरण दे रहे थे, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक का हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे। ये किसको कर रहा था, ऑफिशियल गुरु को हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ से अगर आप देखें कि हमने किसको तवज्जो दिया, हमने अपने प्रिंसिपल्स को तवज्जो दिया। हम अपने जब प्रिंसिपल्स को हमने तवज्जो दिया तो क्या हुआ, हम विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, विश्व का 4th लार्जेस्ट आर्मी हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी है। यार डेमोक्रेसी तो ईरान भी है, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान भी है, डेमोक्रेसी तो श्रीलंका और नेपाल भी है, पर ये सब ट्रू डेमोक्रेसी है क्या? अगर भारत से निकलोगे तो पहला डेमोक्रेसी जाकर यूरोप में मिलता है, ट्रू डेमोक्रेसी, है ना। ये सब सऊदी अरबिया, ये सब सुडो डेमोक्रेसी है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो उनके पास भी है, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब है क्या? बात करते हो। हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। भाई ने किस चीज को फॉलो किया, प्रिविलेज को फॉलो किया। प्रिविलेज को फॉलो किया तो भाई कहाँ चला गया, प्रिंसिपल्स को भाई ने तिलांजलि दे दिया। जब भाई ने प्रिंसिपल को तिलांजलि दिया तो क्या हो गया, पैसा दो पैसा दो, IMF के पास भीख मांग रहा है। जब प्रिविलेज किया तो हमने क्या किया, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। किस प्रिंसिपल्स को, नॉन वायलेंस को। हमारे आर्मी को औकात है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने सैल्यूट मारते मारते उनका जूता किया जाता है,
नेवी का हो, आर्मी हो, सीडीएस हो, उसको सैल्यूट मारते मारते हालत खराब हो जाएगा। क्यों? हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल है कि आपको पता है जो हमारा आर्मी का हिम्मत नहीं, कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि हमारे और आपके नस नस में डेमोक्रेसी घुसा हुआ है। 2 मिनट के अंदर हम लोग आर्मी पे चढ़ जाएंगे, इतनी हमारी संख्या है। आर्मी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे रग रग में डेमोक्रेसी है। क्यों? हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, हमने अपने वैल्यूज को फॉलो किया, हमने अपने इथिक्स को फॉलो किया है। यहां पर देखिए कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर डम्मी है, 2 मिनट के अंदर आर्मी चढ़ जाता है, क्योंकि इसने प्रिंसिपल्स को तिलांजलि दिया है, प्रिविलेज को तिलांजलि दिया है। इस तरह से भी स्टार्ट ले सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से स्टार्ट लेना 2 तरह का दे दिया, और भी बहुत तरह का हो सकता है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, 1 घंटा के अंदर बनाना है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। खूब इसके बाद सेक्शन सी का वीडियो फिर लेके आते हैं।